डीएनए की रासायनिक संरचना हम देखेंगे। हेलो व्यूअर्स, अब हम डीएनए की रासायनिक संरचना देखेंगे। रासायनिक दृष्टि से ये कैसे जुड़ा होता है, फिर इसके बाद वाटसन क्रिक का मॉडल देखेंगे, परंतु दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। वाटसन क्रिक ने बताया था कि डीएनए का जो मॉडल है वह डबल हेलिक्वाइड है, अर्थात यह जैसे रस्से की दो बटें होते हैं, रस्से की दो बटें ऐसे होती हैं, उसी तरह से डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस पर लिपटी होती हैं और प्रत्येक श्रृंखला शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। जिसके एक शुगर से एक तरफ एडेनिन तो दूसरे तरफ से थाइमिन दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। अगर एक तरफ से साइटोसिन तो दूसरे तरफ से ग्वानिन तीन हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। अगर इधर से थाइमिन आता है तो इधर से एडेनिन आएगा और इधर से यदि ग्वानिन आता है तो इधर से साइटोसिन आएगा, ऐसा उन्होंने बताया। अर्थात एक शुगर, एक फास्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं बनती हैं और दोनों श्रृंखलाएं आपस में रस्से की भांति ऐंठी होती हैं, यानी ये डबल हेलिक्वाइड होता है। पहले हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है। नाइट्रोजनस बेस में सबसे पहले छोटी इकाई का निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अर्थात जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है इसके पहले कार्बन से नंबर 1 कार्बन से नाइट्रोजन बंध बनाकर यन ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर एक एडेनिन जुड़ गया। इस बंध को कहते हैं यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये शुगर है, इससे यह एडेनिन जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड बना करके? यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके, तो इसे जो है न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यदि इसमें राइबोज शर्करा होती तो इसे राइबोग्लाइकोसिडिक कहते, और चूंकि ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है इसे डीऑक्सीराइबोग्लाइकोसिडिक कहते हैं। अब ये जो बन गया ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। इस प्रकार से हम कहते हैं शुगर के साथ एक नाइट्रोजनी बेस जुड़ा, वो कोई भी हो सकता है, तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। यदि यह शुगर राइबोज शर्करा है तो इसे राइबोन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यदि यह शुगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा है जो डीएनए में पाया जाता है
तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब ये 4 तरह के हो सकते हैं कि अगर ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा जुड़ी इससे डीऑक्सी शुगर जुड़ा एडेनोसिन से, तो ये बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन, ये बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन। फिर दूसरे पॉइंट पर इसी से डीऑक्सी शुगर जुड़ा गुआनिन से, तो ये बन गया डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन। और इसी से जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा से थायमिन जुड़ गया, साइटोसिन जुड़ गया, तो इसे कहते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन। साइटिडीन हो गया क्योंकि ये पिरिमिडीन क्षार का डीऑक्सीसाइटिडीन। और जब इसी से डीऑक्सीराइबोज शर्करा से थायमिन जुड़ गया, तब इसे कहते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सीथाइमिडीन। इस तरह से डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। इस तरह से डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड क्या है कि जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ पहले कार्बन पर यंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, एडेनिन जुड़े, साइटोसिन जुड़े, थायमिन जुड़े, गुआनिन जुड़े, तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, तब इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तब इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोलिक अम्ल, डीऑक्सी एडिनोलिक अम्ल, डीऑक्सी एडिनोलिक एसिड। देखो एडेनिन था तो एडिनोलिक एसिड हुआ। अब इसमें भी फास्फेट जोड़ दो, क्या आ जाएगा? डीऑक्सी गुआनोलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनोलिक एसिड। और जब इसी के साथ तीसरा फास्फेट जोड़ देंगे तो क्या हो गया? तीसरा फास्फेट जोड़ देंगे जो आपका साइटोसिन है, तो ये हो जाएगा साइटिडिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल। और जब इसके साथ फास्फेट जोड़ दिए तो क्या हो गया? डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। या थाइमिडिलिक अम्ल ही इसे केवल कह सकते हैं, क्योंकि यह केवल डीएनए में ही पाया जाता है, आरएनए में पाया नहीं जाता है। अब इसको जो है ऐसे भी कह सकते हैं डीऑक्सी
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका नाम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट या ओनली थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, केवल मोनो होता है। तो ये थे न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ जाता है तो वह न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। देखें पुनः एक बार, डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला से n ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना करके जब कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो वह न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन उसी न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके फास्फेट जुड़ जाता है तब इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड भी होते हैं और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। और इस डीएनए श्रृंखला पर आप देखें कि यह एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा उसके साथ n ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना करके नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तथा उसी के साथ एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके फॉस्फेट है। तीनों मिल करके जो एक यूनिट बनाए उस यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई एडेनिन के बाद साइटोसिन, साइटोसिन के बाद थायमिन, थायमिन के बाद गुआनिन, गुआनिन के बाद एडेनिन, ये 1 बाय 1 करके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हुए जुड़ते हुए लंबी श्रृंखला बनाते चले जाते हैं और इस श्रृंखला को ही हम डीएनए कहते हैं। आगे चल करके वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए केवल एक श्रृंखला का नहीं है, ये 2 श्रृंखलाओं का बना है। जिस तरह से आप देखते हैं एक प्लैनर सीढ़ी में 2 वर्टिकल स्ट्रेन होते हैं, डंडे होते हैं। और तो उन्होंने बताया कि सीढ़ी के डंडे की भांति शुगर और फास्फेट के बने हुए दोनों वर्टिकल डंडे हैं। फिर प्रत्येक शुगर से दूसरे शुगर से एडेनिन थाइमिन मिलकर ये 36 डंडे, इस तरह से 36 डंडे बनते चले गए। तो आप देखें सीढ़ी की तरह ये रेखा बनती चली। परंतु कहा उन्होंने ये सीधा नहीं होता, ये रस्से के 2 लड़ियों की भांति यह आपस में ऐंठे होते हैं, अर्थात ये डबल हेलिक्स है लेकिन हेलिक्वाइड हैं। आगे चल करके उन्होंने बताया कि इस पूरे डीएनए का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और एक चक्रण से दूसरे चक्रण तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक चक्रण में कुल 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड 10 इधर से होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये वाटसन क्रिक की संरचना है। पूरा रासायनिक बताएंगे फिर ये बता देंगे। तो हम वाटसन और क्रिक की संरचना आपको कल बताएंगे और साथ ही कल यह भी बताएंगे डीएनए के प्रकार भी बताएंगे। तो कल आपका ये चैप्टर 3 टॉपिक का होगा। डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल संरचना, डीएनए के प्रकार और डीएनए के प्रकार के साथ साथ यह भी आपको जानना होगा कि डीएनए के संदर्भ में चारगॉफ का नियम